गरीबों पर भी ध्यान रखते हैं। मानवीय संवेदना जिंदा रखने का हर संभव प्रयास करते हैं सर, और जितनी मदद हमसे बन पाती है करने का कोशिश करते हैं। जैसे हमने ठान के रखा है, विडो हो, कम उम्र की विधवा हो, उसके बच्चे छोटे होंगे, स्वाभाविक है, उसको कमाने वाला कोई नहीं होगा, तो उसके बच्चों में यदि कोई तकलीफ़ आती है तो हम ये ठान के और आपके माध्यम से भी ऐलान करते हैं कि उसका इलाज यहाँ फ्री होता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो निर्धन व्यक्ति है उसका डायलिसिस भी फ्री में करें, चूँकि किडनी वाले रोगों का ना, वो डायलिसिस कराते कराते उसका खेत वो सब बिक जाता है और वो किसी काम का रह नहीं जाता है, घर वाले के लिए भी बोझ हो जाते हैं। तो जो एकदम निर्धन व्यक्ति है, आपके माध्यम से फिर ये ऐलान करता हूँ कि उनकी डायलिसिस भी यहाँ फ्री में होती है। विटामिन डी की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, जी। उसकी कमी से भी बीमारी हो जाते हैं हड्डी में। हाँ, बिल्कुल, बच्चों में तो खूब देखा जाता है, रिकेट्स बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है, खूब होता है। हमने पढ़ा था जो सनलाइट जो है सोर्स है, बस एक वही सोर्स है जिसको आप मॉर्निंग वाला सनलाइट 3 घंटे लें तो उपयुक्त विटामिन डी आपके बॉडी में बनता है। इसके लिए आपको प्रॉपर धूप में रहना पड़ेगा। अगर कोई सालों धूप में ना जाए तो क्या होगा? हाँ, विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी। जैसे हम लोग जैसे काम करने वाले आदमी जिसको धूप से कोई वास्ता नहीं है, 97% ऑफ द डॉक्टर आर विटामिन डी डिफिशियंट। 97% डॉक्टर्स आर ऑफिस वर्कर आर विटामिन डी डिफिशियंट। और आम पब्लिक में 60। दिक्कत क्या हो सकती है? वही फिर हड्डी की दिक्कत होगी बाद में कि अभी फिलहाल? नहीं, थोड़े दिनों के बाद होना होगा ना। शिथिलता आएगी, बहुत सारे हार्मोन का प्रॉब्लम होगा, मेमोरी लॉस होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा। अक्सर जब उम्र बढ़ती है, लोग बूढ़े होते हैं तो जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। ये आखिर क्यों होता है? ये नेचुरल डिजेनरेशन है। ये सभी को नहीं होता है, ये ऐसा भी नहीं कि जितने बूढ़े हैं सभी को होता है। बुढ़ापे के साथ साथ ना बोन का लॉस होता है। जैसे बॉडी में हार्मोन, ग्लैंड्स, ये सब की जब शिथिलता आती है तो बहुत सारे चेंजेज होते हैं, खास करके महिलाओं में। तो आज फिर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर NK यादव, जो कि MBBS हैं और ऑर्थोपेडिक्स हैं। इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो है ट्रॉमा एंड लिगामेंट सर्जन। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन है वो है कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इनके अस्पताल का नाम है श्री केशव हेरिटेज सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 7-8 वर्षों से मधुबनी जिला में है और ये मधुबनी जिला का सबसे पहला अस्पताल है। जी हाँ, मधुबनी जिला का सबसे पहला जो है प्राइवेट अस्पताल है। आज हम स्वास्थ्य की बातें करेंगे और आज जो है हम हड्डी रोग से संबंधित जो है सर से बात करने वाले हैं, इसलिए आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार, शुक्रिया। सबसे पहले अपना परिचय दे दें हमारे दर्शक। मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र कुमार यादव है। पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद, देश के बड़े बड़े संस्थानों में काम करने के बाद 2012 में मेरा मन हुआ, मैं बिस्फी का रहने वाला हूँ, बिस्फी नाहस रुपौली मेरा गांव है। अच्छा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब कभी आता था, इधर घर आने को होता था तो लोग को लगता था कि दरभंगा जाओ, गांव में किसी को कुछ होता था। ग्रामीण परिवेश के आदमी हैं हम। डॉक्टर बनने की जब इच्छा पूरी हुई, उच्च शिक्षा प्राप्त किया, ऑर्थोपेडिक्स में भरोसेमंद काम सीखा, तो लगा ना अपने जगह पे जाया जाए। और पटना मेडिकल कॉलेज को हमने छोड़ के बेनीपट्टी में आए। बेनीपट्टी में 3 महीना काम करने के बाद हमको लगा बेनीपट्टी बहुत छोटा जगह है, क्यों ना जिला में जाया जाए। आपकी जो पढ़ाई है MBBS की, वो दरभंगा? जी, मेरी पढ़ाई दरभंगा। मैं 1994 बैच का छात्र हूँ और एडमिशन तो मेरा पटना में भी हो रहा था, लेकिन घर के करीब दरभंगा होने के चलते वो होम सिकनेस था, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। पीजी फिर आप? पीजी हमने पटना से किया। पीजी की गुणवत्ता चूँकि तब तक समझ में आ चुकी थी पटना और दरभंगा में क्या डिफरेंस है, तो गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने पीजी की पढ़ाई पटना से की। अक्सर जब उम्र बढ़ती है, लोग बूढ़े होते हैं तो जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। ये आखिर क्यों होता है? ये नेचुरल डिजेनरेशन है। ये सभी को नहीं होता है, ये ऐसा भी नहीं कि जितने बूढ़े हैं सभी को होता है। बुढ़ापे के साथ साथ ना बोन का लॉस होता है। जैसे बॉडी में हार्मोन, ग्लैंड्स, ये सब की जब शिथिलता आती है तो बहुत सारे चेंजेज होते हैं, खास करके महिलाओं में। माता बहनों में जब मासिक धर्म बंद हो जाता है तो एस्ट्रोजन का एक हार्मोन होता है, उसका स्राव बंद हो जाता है बॉडी से, ओवरी से होता है जी। उसके बाद बोन लॉस का जो परसेंटेज है ना 10 गुना बढ़ जाता है प्रति वर्ष के दर से। और
बहुत तेज़ी से उनमें बोन में चेंजेज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब चीज़ बहुत तेज़ी से होता है। आप सुनते, जिसके कारण होता है क्या है, आप सुनते होंगे खड़ी थी गिर गई टूट गया। ऐसा नहीं होता है। 70-75 बरस के आदमी में पहले टूट जाता है तब गिरती है वो। अच्छा, ऐसा हाँ, आप कहिए खड़े खड़े गिरी और टूट गया, ऐसा गिरने से क्यों? नहीं टूटता है, तो पहले वो टूट जाता है। वो ऑस्टियोपोरोसिस, बोन लॉस की वजह से, हार्मोनल चेंज की वजह से, खान पान, हाँ हाँ बिल्कुल, इतना कमज़ोर हो जाता है कि आप जोर से दाब दे हड्डी को तो हाथ में भस आ जाएगा। इतना भी वीक हड्डी देखा है हमने। फिर भी उस हालत में भी हम लोग चिकित्सक होने के नाते करते हैं। अभी आपने मेरे ऑपरेशन में थिएटर में देखा, 90 बरस की महिला है और उसका भी कुल्हा प्रत्यारोपण करेंगे हम लोग। रिस्क तो रहता ही है, हम लोग को भी करते ही हैं, और थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान पे ध्यान देने से इससे थोड़ा बचा जा सकता है। पूरी तरह से तो नहीं बचा जा सकता है, लेकिन थोड़ा बचा जा सकता है। नियमित व्यायाम करें, बढ़िया। 100 में से लगभग कितने लोगों को ये 70 ज्वाइंट से 75 आदमी को ये होता है सर। इससे बचना है तो शुरू से क्या? हाँ बिल्कुल, नियमित व्यायाम करें, जॉइंट को हेल्दी रखें, खान पान पे ध्यान दें, विटामिन डी, कैल्शियम। आज का तो नया रिसर्च है, केवल कैल्शियम लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आप केवल सिंगल टैबलेट, लोग गांव में ये मिथ है कि कहता है कैल्शियम खाओ के हड्डी कमज़ोर हो गई है, कैल्शियम खाओ। नहीं, एकदम रिसेंट स्टडी आपको बता देते हैं कि केवल कैल्शियम खाने से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोरी बढ़ती है, बढ़ती है केवल कैल्शियम खाने। उसका क्या उपाय है और क्या उसके डिफरेंट मेडिकेशंस हैं। हाँ बिल्कुल, उसके डिफरेंट मेडिकेशंस आपको तब डॉक्टर से ही मिलना चाहिए। वो आप अपने मन से या किसी काउंटर प्रिस्क्रिप्शन से नहीं ले सकते, दुकान से लेके आप ठीक भी नहीं कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होते हैं। बहुत सारे कैंसर का नाम सुना होगा आपने, हड्डी का, बोन कैंसर। कुछ कैंसर बिनाइन होते हैं जो ठीक हो जाता है, कुछ कैंसर मैलिग्नेंट होता है जो कभी ठीक नहीं होता है। शुरुआती दौर में पता चलने पर असल में कारण पता नहीं चला किसी को कैंसर क्यों हो जाता है। हम लोग खान पान से बहुत चीज़ें को रिलेट करते हैं, ऐसे हुआ। 2-4 कारण है, जैसे आपको बताते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोन है बोन कैंसर के लिए। हम खुद सर्जन हैं ऑर्थोपेडिक्स के, हम एक्सरे के अंदर काम करते रहते हैं हमेशा। रेडिएशन, एक तो वातावरण का चेंज बहुत सारे बॉडी पे दुष्प्रभाव डालता है, जिससे कैंसर का रेडिएशन से बॉडी पे तो प्रभाव पड़ता है, हड्डी पे भी प्रभाव पड़ता है। बुरी तरह से हड्डी पे प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे हड्डी के डॉक्टर हैं जिनको हाथ में कैंसर हो गया, पैर में कैंसर हो गया, कई का जान चला गया। अपने दरभंगा में भी एक डॉक्टर साहब गए हैं। तो रेडिएशन एक प्रमुख कारण है। CT स्कैन का रेडिएशन, एक्सरे का रेडिएशन, हम लोग जैसे सर्जन को बिल्कुल आ सकती है। ये गठिया रोग बहुत सारे लोगों को हो जाता है, ये क्या है? मतलब ये गठिया कहते हैं तो बहुत भेग टर्म है। हाँ, अर्थराइटिस भेग टर्म है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। एक तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, जिसको आप बात गठिया कहते हैं, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। आपका इम्यून सिस्टम जैसे अपने बॉडी के अगेंस्ट में काम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कभी कभी अपने बॉडी के अगेंस्ट में ही काम करने लगता है। अपने टिश्यू को पहचानता है कि बाहर का टिश्यू है। उस कंडीशन में जैसे कभी जॉइंट के टिश्यू को, साइनोवियल जॉइंट के टिश्यू को पहचान लिया कि ये बाहर का टिश्यू है, उसका मेमोरी गड़बड़ होता है। अपने इम्यूनिटी सेल्स का मेमोरी गड़बड़ आने से क्या होता है कि अपने टिश्यू को डैमेज करने लगता है। वो जैसे जहाँ जहाँ साइनोवियम टिश्यू होगा ना, उसमें वो सेल पहुँच के, ब्लड होता है, ब्लड से वो सेल पहुँच के उसी को खाने लगता है, जॉइंट खराब हो जाता है। वो उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है क्या? हाँ, तो फिर तो स्टेज वाइज उसका इलाज है। शुरुआती दौर में पता चल गया तो फिर दवा है ना, शुरुआती दौर में दवा देते हैं बहुत दिनों तक। हालांकि ये दबा के रखा जाता है, ठीक नहीं होता है। इसको दबाते दबाते, यदि मान लीजिए किसी को 50 बरस में शुरू हुआ तो उनकी आयु सीमा 70 बरस मान के चलते तो 20 बरस खींच सकते हैं गाड़ी दवा से। लेकिन जिसको 30 बरस में हुआ तो उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, विटामिन डी की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, उसकी कमी से भी बीमारी हो जाती है हड्डी में? हाँ बिल्कुल, बच्चों में तो खूब देखा जाता है, रिकेट्स बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है, खूब होता है। और आजकल एक जीन म्यूटेशन हुआ है, 67% आदमी विटामिन डी डिफिशियंट है। हमने पढ़ा था जो सनलाइट जो है सोर्स है। बस एक वही सोर्स है जिसको आप मॉर्निंग वाला सनलाइट 3 घंटे लें तो उपयुक्त विटामिन डी आपके बॉडी में बनता है। इसके लिए आपको प्रॉपर धूप में रहना पड़ेगा। कोई सालों धूप में ना जाए तो क्या होगा? हाँ, विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी। जैसे हम लोग जैसे काम करने वाले आदमी जिसको धूप से कोई वास्ता नहीं है, 97% ऑफ द डॉक्टर आर विटामिन डी डिफिशियंट। 97% डॉक्टर्स आर ऑफिस वर्कर आर विटामिन डी डिफिशियंट। और आम पब्लिक में 60। दिक्कत क्या हो सकती है? वही फिर हड्डी की दिक्कत होगी बाद में, क्या अभी फिलहाल? नहीं, थोड़े दिनों के बाद होना होगा ना। शिथिलता आएगी, बहुत सारे हार्मोन का प्रॉब्लम होगा, मेमोरी लॉस होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, मसल क्रैम्प होगा, ये सारा उससे रिलेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, दिन भर में कितना ऑपरेशन आप करते हैं?
है, ये तो कोई सीमा नहीं है, फिर भी 7, 8, 9, 10 एवरेज आप 8-9 सर्जरी करते हैं सर। हाँ, 8-9 सर्जरी कर लेते हैं। अच्छा, इस अस्पताल में कितने एम्प्लॉय होंगे आपके साथ? तकरीबन हम दोनों डॉक्टर को मिला लीजिए तो 125 आदमी हैं अभी, 125 आदमी हैं। तो अब आगे क्या कहना चाहेंगे खासकर मधुबनी के लोगों से? और चीज़ करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, जैसे पहले अकेले थे, स्पाइन सर्जन आए, आर्ट ऑफ क्लास का आईसीयू बनाया हमने, आपको शायद ये दिखा सके आईसीयू, और बेहतरीन फैसिलिटी देने का कोशिश करते हैं सस्ते दामों पर। हालांकि हड्डी का इलाज थोड़ा महंगा हो ही जाता है, आम इलाज से महंगा हो जाता है, क्योंकि इसमें स्टे ज़्यादा हो जाता है, दवा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इसमें बाहर से सामान भी लगते हैं। ये कोई बच्चेदानी और हाइड्रोसिल का ऑपरेशन नहीं है कि एक धागा से सिल दिया जाता है, इसमें सामान लगते हैं। आपके सामान आप कोई चॉइस करते हैं, हमारा टाइटेनियम होना चाहिए, हमारा विदेशी होना चाहिए, तो थोड़ी महंगी हो जाती है। फिर भी आम अस्पताल और बाहर के अस्पतालों से ये आधे से कम कीमतों पे करते हैं। हमारे केदार भाई बताएंगे आपको, हमने जिस स्पाइन सर्जरी की बात की, बिहार में 3 जगह होता है सर। पटना पारस में होता है, सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी होती है, ऐसा नहीं होता, गर्दन वाली हड्डी, लेकिन जिस अप्रोच से इनको ज़रूरत थी शायद बिहार में 3 ही जगह होता। हमारे से पहले तो या तो पटना पारस जाता या मेदांता जाता, यदि हम नहीं होते यहाँ तो, या फिर इनकी जान जाती। हमारे होने से इस गरीब आदमी का कम से कम 4 लाख रुपए का बचत हमने किया है, कम से कम 4 लाख बचत किया है। और आपको बता दें, एक से पहले एक घुटना प्रत्यारोपण हमने फ्री में किया था, 100% फ्री, उसमें 1 रुपया नहीं लिया था। खाने का, रहने का, दवा का, इम्प्लांट का सारा पैसा मैंने दिया था। बहुत गरीब था, लाचार था, और एकदम आके बैठ जाता था यहाँ। हम, उसका हीमोग्लोबिन 6 था, हम बोले तुम केवल ब्लड का व्यवस्था करो, बाकी व्यवस्था हम कर देंगे। गरीबों पर भी ध्यान रखते हैं? कोशिश तो है। मानवीय संवेदना, जो फीस होती है उसमें क्या गरीबों के लिए क्या होता है? मानवीय संवेदना जिंदा रखने का हर संभव प्रयास करते हैं सर, और जितनी मदद हमसे बन पाती है करने का कोशिश करते हैं। ऐसे अस्पताल में आज तक कोई मिला नहीं जो कोई कहे कि सर हम ठीक ठाक हैं, आपको जितना जो है वो लीजिए, अच्छे से करिए, ऐसा कोई भी इंसान आज तक दिखा नहीं। अस्पताल आते ही ज़्यादातर आदमी अपने आप को दीनहीन गरीब बताता है, तो आपको जज करना पड़ता है कि किसको मदद करनी है, किसको नहीं मदद करनी है। जैसे हमने ठान के रखा है, विडो हो, विधवा हो, और कम उम्र की विधवा हो, उसके बच्चे छोटे होंगे, स्वाभाविक है, उसको कमाने वाला कोई नहीं होगा, तो उसके बच्चों में यदि कोई तकलीफ आती है तो हम ये ठान के और आपके माध्यम से भी ऐलान करते हैं कि उसका इलाज यहाँ फ्री होता है, बिना किसी ऐड का। हमको कोई ऐड नहीं मिलता है किसी से। विधवा है तो उनके बच्चों का इलाज? बिल्कुल हड्डी संबंधित कोई भी बेहिचक आए, चाहे कोई जाति, धर्म, मजहब, पंथ का हो, उसका इलाज हम फ्री में करते हैं। विधवा हो और उसके ऊपर कोई किसी का साया ना हो, जैसे विधवा है 60 वर्ष की विधवा और उसके बच्चे कमाने लायक हो गए हैं, उसके लिए नहीं है। जो कम उम्र की विधवा है, 30-35 की विधवा है, उसकी स्वाभाविक है, बच्चे छोटे होंगे, घर में कोई काम करने वाला नहीं होगा, वो खुद ही गरीब होगी, कहाँ से पैसा लाएगी, 30,000, 25,000, 20,000, तो उसके लिए हमारे तरफ से मदद है, मैं करता हूँ, हमारा अस्पताल करता है। ये इसमें कोई जाति, धर्म, मजहब, पंथ का कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये विधवा के लिए, और ऐसे ही जब कोई बहुत लाचार व्यक्ति आता है, जब मुझे सही में पता लगता है कि लाचार है, तो मैं उसके लिए जी जान से लग के करता हूँ। जो पैसा देने वाला होता है उनको मैं कहता हूँ कि आप दीजिए। अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स के अलावा और भी कोई फैसिलिटी है? हाँ, यहाँ सर ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ है। CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, इकोकार्डियोग्राफी है, एक्सरे है, ICU है। मतलब एक अस्पताल में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी डायलिसिस है यहाँ। हाँ, डायलिसिस है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो निर्धन व्यक्ति है उसका डायलिसिस भी फ्री में करें, क्योंकि किडनी वाले रोगों का ना, वो डायलिसिस कराते कराते उसका खेत वो सब बिक जाता है और वो किसी काम का रह नहीं जाता है, घर वाले के लिए भी बोझ हो जाते हैं। तो जो एकदम निर्धन व्यक्ति है, आपके माध्यम से फिर ये ऐलान करता हूँ कि उनकी डायलिसिस भी यहाँ फ्री में होती है। तो आगे आप इस अस्पताल में और भी बेहतर सेवा देंगे, इसके लिए क्या एक्सपेक्ट करें मधुबनी? जैसे जैसे मेरी क्षमता बढ़ती जाएगी सर, मैं इसको और स्पेशलाइज करूँगा, और ये हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हमारे बगल में 2 कट्ठा ज़मीन है सर। हम तो बहुत सारे उलझनों से आते ही यहाँ उलझे, लेकिन हम सोचते हैं ना कि बगल में कैथ लैब लगाएंगे सर, जैसे कार्डियोलॉजी का स्पेशलाइज सेंटर बनाएंगे। कार्डियोलॉजी वाले जिनको हार्ट अटैक होता है वो यहाँ से दरभंगा भी नहीं पहुँच पाते हैं, कम से कम अपने शहर और इर्द गिर्द के आदमी का जान बचा सके, इसके लिए वो है कि एक कार्डियोलॉजी भी ऐसा ही ट्रॉमा जैसा इमरजेंसी है, जिसमें गोल्डन पीरियड,
हेड इंजरी का भी यहाँ करते हैं सर, जिसमें समय मिलता है, जैसे मरीज में जिसमें मौका मिल जाता है कि 3-4 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें यहाँ न्यूरोसर्जन आके क्रैनियोटोमी ब्रेन का सर्जरी करते हैं। लेकिन जिस मरीज में पता चलता है कि नहीं 4 घंटे का टाइम नहीं है, इनको तुरंत ट्रांसफ़र किया जाए, तो अपने पास ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, हमने हाल ही में 29 लाख में ख़रीदा है सर। और बिल्कुल बिल्कुल वो उपयुक्त, पहले तो कोशिश करते हैं कि एम्स हो, अपना IGIMS हो, इस समय कोशिश करते कि यहीं से लाइजनिंग करके किसी को बोल के उसका एडमिशन हो जाए, और जो समर्थ आदमी होते हैं अपना प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। ये सब दिन व दिन कुछ न कुछ नया करने का कोशिश करते हैं। और ये तो जाते जाते अब क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, कैसे वो अपने सेहत का ख्याल रखें, खासकर हड्डी का ख्याल? हाँ, खूब व्यायाम करें, बढ़िया भोजन लें, धूप में थोड़ा टहलें और मुस्कुराते रहें। हैप्पीनेस बहुत बड़ी दवा है। हेरिटेज हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं और ये जो है स्पाइनल सर्जन हैं। अभी इन्होंने 2 दिन पहले जो है सर्वाइकल स्पाइनल सर्जरी इन्होंने किया था, मतलब गर्दन की जो हड्डी है वो टूट गई थी और ऑपरेशन भी सफल रहा और अभी मरीज जो है वो अच्छे कंडीशन में है। डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि ये पहले अमेरिका में थे और अभी मधुबनी में है, तो ये मधुबनी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर हमारे मधुबनी में हैं और हमारे मधुबनी में अपनी सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अपना परिचय दें। हाँ, मैं डॉक्टर केदार फड़के हूँ, मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ और श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल और डॉक्टर NK यादव सर के साथ मैं पिछले 7 महीनों से जुड़ा हूँ। तो हमारा जो भी इंटरेक्शन हुआ एक सर आप अमेरिका में? हाँ, मैं पहले अमेरिका में था, पहले कोरिया में। फिर एक्चुअली मुझे पूछो अब मैं कहाँ से हूँ तो मैं भारतीय बताता हूँ, बिकॉज मेरा जन्म जो हुआ था बेंगलोर में हुआ था। उसके बाद मैं कई शहरों में रह चुका हूँ, मुंबई में रह चुका हूँ, दिल्ली में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, चेन्नई में मेरी ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग हुई थी और बड़ौदा भी मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। इसके अलावा भी अमेरिका, कोरिया, डेनमार्क और बेल्जियम में मैंने स्पाइन जगह पर आप घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, बट जो पानी का जो योग्य था या मधुबनी का था, तो मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। और एक कैसा लग रहा है? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है और एक सेवा है। आप 2 दिन पहले सक्सेसफुल सर्जरी किए थे, सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी, क्या केस था उसका, क्या प्रॉब्लम थी? जी, तो उसी पे आते हैं। सो मैं यही कहना चाहता था कि जो अंधविश्वास होता है लोगों में कि ये करने से दिक्कत होती है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया मानते हैं, बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि स्पाइन की सर्जरी कराओ तो फिर वो कभी चल नहीं पाएंगे, बट ये जो मिथ है ये हमको बदलना है। और ये सब होता था पहले 20 साल पहले जब लैंडलाइन यूज़ करते थे। आज तो मोबाइल फ़ोन आ चुका है, ऐसे ऐसे बढ़िया फ़ोन है जो जिससे हम दुनिया में सब कुछ देख सकते हैं हाथ के बटन से। सो हमारे फील्ड में भी, क्षेत्र में भी ऐसे चेंजेस आए हैं जिससे हम बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दे सकें। सो मेरा ट्रेनिंग जो हुआ है, जो भले विदेश में हुआ हो या कहीं जगह पे हुआ हो, उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होना चाहिए कि अपने मरीज़ों को हम अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। तो मेरी ट्रेनिंग बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ट्रेनिंग से प्राप्त होकर जो पेशेंट को रिजल्ट मिलता है वो बड़ी चीज़ होती है। सो आजकल के ज़माने में स्पाइन सर्जरी बहुत सेफ सर्जरीज है जिसके आप सक्सेस पूछो तो ऑलमोस्ट 99 to 100% है। ऑफकोर्स ऐसे बीमारियां हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिन बिहार में और भी जगह पे है ये सर्जरी? बिहार में होता है, पटना में ये सर्जरीज होते होंगे, बट बाकी जिला में तो नहीं। और उत्तर भारत में तो ये एक ही सेंटर है जहाँ पे ऐसे जोखिम वाले सर्जरीज हम स्पाइन के करते हैं, स्पेशलिस्ट सर्जरीज। सो जो पेशेंट के बारे में आप बात कर रहे थे, एक 50 साल का आदमी आया था अपने पास। खर्च कितना आया था और खर्च कितना है उसका? स्पाइन सर्जरी का जो खर्च होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। हॉस्पिटल का जो खर्चा अगर हम पकड़े तो मिनिमम 2 लाख का खर्चा अपने हॉस्पिटल की तरफ से होता है, जो हमको लगता है। बट ये पेशेंट जो आया था बहुत ही गरीब था, लेकिन सर है और ऐसे बहुत मरीज़ों को मैंने खुद देखा है जिनको ऑलमोस्ट फ्री मतलब जो सिर्फ खर्चा है उतना ही लिया है पेशेंट से, बाकी सब हमने मतलब पेशेंट का माफ़ करके सर्जरीज अच्छी तरह से किया हुआ है। अभी क्या कंडीशन है? जो सर्वाइकल स्पाइन है, सो सर्वाइकल स्पाइन में मतलब गर्दन के रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। सो ये सर्वाइकल स्पाइन होता है, ये अपना स्कल होता है। तो ये हड्डियाँ 7 होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 हड्डियों में फ्रैक्चर है। सो जब रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होता है, साथ ही साथ पीछे जो नस आता है, नस में भी दबाव आता है। पीछे से गर्दन को खोला है और रीढ़ की हड्डी जहाँ पे फ्रैक्चर थे वहाँ पे हमने स्क्रूज डाले हुए हैं। सो स्क्रूज डाल के जैसे हाथ में पैर में रॉड लगता है, प्लेट लगता है, उसी तरह यहाँ पे गर्दन में हमने स्क्रूज लगाए। काफ़ी जोखिम का सर्जरी होता है, इसमें हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, मरीज़ का BP डाउन होता है क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन की वजह से मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे मशीन्स है, वर्क स्टेशन है एनेस्थीसिया का, जिससे मरीज़ को हम ऐसे कठिन से कठिन सर्जरीज ईजिली कर पाए।